हेलो स्टूडेंट्स, आपकी जो भूगोल की कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, भाग 2 जो है दूसरी पुस्तक है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था की, उसका पहला पार्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक आप यहाँ देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैं डाल दूँगा। प्लेलिस्ट जो होगी, साथ साथ मॉडल पेपर भी मैं बना रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ये जो पार्ट है जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन भारत का, तो इस पार्ट का पहला पार्ट है, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। दूसरा पार्ट अब हम बताएंगे। इसमें भी कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं उनका रिवीजन हो रहा है, तो आप वीडियो से जुड़े रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है? तो भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है इन राज्यों में से? हालांकि वैसे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ बिहार का नाम नहीं है, पश्चिम बंगाल है इसका सही उत्तर। इसमें अगर बिहार दिया हुआ होता तो वो सर्वाधिक घनत्व वाला होता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो वो है महाराष्ट्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो वो है भारतीय आर्य, इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? वो है अरुणाचल प्रदेश। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें अरुणाचल प्रदेश है, वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व के बारे बात है। इसमें जनसंख्या की बात नहीं है, घनत्व की बात है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? वो है 1.64% वार्षिक वृद्धि दर है। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार 0 से 19 वर्ग की आयु का अंश जो है कितने प्रतिशत है आयु वर्ग का? तो 20.9%, इसका सही उत्तर होगा क। नेक्स्ट है, किशोरों के समक्ष प्रमुख समस्या कौन सी है? तो विवाह की निम्न आयु, औषध दुरुपयोग, मदिरा सेवन, शारीरिक मानसिक अपंगता, ये सभी पॉइंट सही है, तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। भारत सरकार द्वारा जो पहले युवा नीति अपनाई गई, शुरुआत में सबसे पहले 2003 में है वो युवा नीति आई। जनसंख्या संगठन में किसका अध्ययन किया जाता है? तो निवास, भाषा, धर्म, जनजाति और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है, सभी का ही किया जाता है। आधुनिक भारत के संदर्भ में कितनी भाषाएं हैं? तो हम देख सकते हैं 22 भाषाएं भारत में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात कितना है? तो वो है 39.8% श्रमिकों का अनुपात। अगला प्रश्न है, कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग कितना भाग है वो कृषक और कृषि मजदूर है? तो लगभग 54.6% भाग है वो श्रमजीवी जनसंख्या का है वो कृषक और कृषि मजदूर है। अब 30 शब्दों में प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, भारत के अत्यंत उष्ण, शुष्क और अत्यंत शीत और आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या का घनत्व कम है। इस कथन के दृष्टिकोण से वितरण में जलवायु की क्या भूमिका है? अब प्रश्न ऊपर जो लाइन दी हुई है इस पर न जाएं, सीधा आसान सा समझ लो आपकी जनसंख्या के वितरण में जलवायु की क्या भूमिका है। हम देख सकते हैं ये ऊपर वाली लाइन है, वही भूमिका आप लिख सकते हो कि भाई जनसंख्या वितरण पर जलवायु का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं राजस्थान में जो बहुत ज़्यादा उष्ण गर्म प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर जैसा, उत्तराखंड जैसा ठंडा प्रदेश है, और कई आर्द्र प्रदेश भी है, मेघालय जैसे, तो वहाँ क्या है, जनसंख्या का घनत्व निम्न है, सबसे कम है। दूसरा प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या है? इतनी विशाल जनसंख्या के लिए एक कारण, उत्तरदायी कारण कौन सा हो सकता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वहाँ मिट्टी उपजाऊ है, तो लोग कृषि कार्य ज़्यादा करते हैं, तो वो गाँव की जनसंख्या ज़्यादा है। वहाँ अनुकूल जलवायु भी और सिंचाई की सुविधा भी है, तो इस कारण से लोग है वो ग्रामीण जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंची दर है वो ऊंची क्यों है? क्योंकि निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है जीवन निर्वाह के लिए। तो भारत में कई राज्यों में इनकी जो है वो बहुत अधिक ऊंची संख्या है श्रम सहभागिता की। कृषि क्षेत्र में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो हम देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग
54.6% लोग हैं वो कृषि या कृषक मजदूर के रूप में कार्य करते, तो हम कह सकते हैं आधी से अधिक जनसंख्या है वो कृषि कार्य करती है, इसलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार माना जाता है। नियमित रूप से हर 10 वर्ष बाद जनगणना वो कब से हो रही है, तो 1881 से। वैसे पहली जनगणना भारत की हुई थी 1872 में, उसको याद रखिएगा। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक लिखिए, तो भौतिक कारकों में आते हैं प्रभावित करने वाले, वो है उच्चावच, जलवायु, मृदा और खनिज संसाधन। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो जनसंख्या घनत्व वह माप है किसी क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल के बीच आनुपातिक संबंध को व्यक्त करने वाला होता है। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, ये जनसंख्या घनत्व का सूत्र है। अच्छा, एक कायिक घनत्व का भी सूत्र पूछ लेते हैं, तो वो है कुल जनसंख्या बटा निवल कृषि क्षेत्र। और अगर कृषि घनत्व पूछे तो कुल जनसंख्या की बजाय कुल कृषि जनसंख्या लिख दें, कृषि शब्द इसमें बीच में और जुड़ जाएगा, तो ये कायिक घनत्व और कृषि घनत्व में अंतर हो जाएगा। तो आप इनके सूत्र याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से क्या मतलब है? धनात्मक वृद्धि मतलब समय के दो बिंदुओं के बीच में वृद्धि जब होती है तो वो धनात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब है समय के दो बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में कमी होती है। वृद्धि होती है तो धनात्मक वृद्धि, और अगर कमी होती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। वृद्धि दर से क्या चाहिए, ये भी अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछ लेते हैं कि जनसंख्या की वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व में क्या अंतर है। तो दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। दो समय बिंदु का मतलब 1991 से 2001 में कितना है जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये एक निश्चित अंतराल हो गया, दो समय बिंदु हो गए, उनके बीच में कितना परिवर्तन हुआ वो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के प्रकार बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि के दो प्रकार है, एक तो धनात्मक वृद्धि और एक ऋणात्मक वृद्धि। अच्छा, अगला प्रश्न है, किशोर जनसंख्या से जुड़ी प्रमुख समस्याएं क्या है? तो किशोर जनसंख्या से जुड़ी समस्या विवाह की निम्न आयु, निरक्षरता, स्कूल शिक्षा बीच में छूट जाना, संतुलित भोजन नहीं मिलना, शारीरिक अपंगता, मदिरा सेवन, धूम्रपान, नशा करना, ये सभी समस्याएं हैं। अच्छा, परीक्षा में आने लायक एक अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है जनसंख्या संगठन का, कि जनसंख्या संगठन क्या है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल में एक अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है। उसमें किन किन चीज़ों का अध्ययन होता है? आयु लिंग का विश्लेषण होता है, निवास का स्थान, मानव जातीय लक्षण, जनजातियाँ, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, शिक्षा, व्यावसायिक विशेषताएं, ये सब इन सभी का अध्ययन जिसमें होता है वो जनसंख्या संगठन है। निवास स्थान के आधार पर जनसंख्या कितने वर्गों में नियोजित होती है? अगला प्रश्न है ये, तो वो 2 वर्गों में नियोजित होती है। नेक्स्ट है, किशोर जनसंख्या किसे कहते हैं? तो 10 से 19 वर्ष की आयु जनसंख्या है वो किशोर जनसंख्या कहलाती है। इसके बाद में नगरीकरण से क्या आशय है? तो ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में समाज में बदलने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं? आर्थिक कारक किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो हम लिखेंगे, आर्थिक कारकों में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं शामिल होती है। तकनीकी ज्ञान भी आर्थिक कारकों का प्रमुख अंग है, इसलिए जहाँ भी इन क्रियाओं का इस प्रकार की क्रियाओं का विकास निर्भर होता है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। यानी जहाँ आर्थिक क्रियाएं ये अधिक होती है, द्वितीयक और तृतीयक, वहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। जो औद्योगिक क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र है, इसी कारण से बहुत ज़्यादा बसे होते हैं, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये उदाहरण भी आप दे सकते हैं। और जहाँ कृषि जैसी प्राथमिक क्रियाएं हैं वो भी अधिक है, तो उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है, तो वहाँ भी अधिक घने बसे लोग रहते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जनांकीय कारक बताइए। तो जनांकीय कारक हो सकते हैं, वो है प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास। प्रजनन दर है वो अधिक होती है, मृत्यु दर कम होती है, तो जनसंख्या की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व और वितरण के अध्ययन के महत्व को बताइए। तो भारत जो है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति से गुजर रहा है, तो सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनानी होती है, तो उस नीति को बनाने के लिए जनसंख्या घनत्व और वितरण के प्रारूप के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, उनका समुचित अध्ययन होना जरूरी है। जनसंख्या की धनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि क्या है, इनको समझाइए। आपको बता दिया, धनात्मक वृद्धि होती है 2 समय बिंदुओं के बीच में जन्म दर और मृत्यु दर से, जन्म दर एवं मृत्यु दर से अधिक हो और या अन्य देश से लोग आकर बस जाए, यानी जनसंख्या बढ़ जाए, और अगर कम होती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या वृद्धि के घटक बताइए। तो एक तो प्राकृतिक वृद्धि होती है और एक अभिप्रेरित वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि और अभिप्रेरित वृद्धि का क्या मतलब है? प्राकृतिक वृद्धि का मतलब है जन्म माइनस मृत्यु, और अभिप्रेरित में प्रवास है वो प्रमुख कारण
होता है, उसके कारण से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है 1901 से 1921 की जो अवधि होती है उसको स्थिर प्रावस्था क्यों कहा जाता है? यानी जनसंख्या उसमें ऋणात्मक वृद्धि रही थी, यानी जनसंख्या घट गई थी उस समय। क्यों घट गई थी? उस समय बहुत कम हो गई थी। तो वो उसका कारण था, एक तो स्वास्थ्य सुविधाएं कम थी, एक प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे भारतीय लोग उसमें गए, अकाल पड़ा था, फसलों की खराब हुई थी, इसलिए भूखमरी का शिकार बहुत सारे लोग हुए थे। लोग साक्षर नहीं थे, निरक्षरता थी, इस कारण से भी समस्या हुई। अगला है आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? एक तो मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मुख्य श्रमिक होते हैं जो कम से कम 183 दिन कार्य करता है एक साल में, तो 30.5% लगभग मुख्य श्रमिक है। और सीमांत श्रमिक होता है वो श्रमिक जो एक वर्ष में 183 से कम कार्य करता है, 183 दिनों से कम दिन, यानी 8.7% लगभग इतनी जनसंख्या है। अश्रमिक का मतलब बैठे ठाले हैं, वर्ष भर आजीविका के लिए कोई भी काम नहीं करते हैं, तो वो अश्रमिक है। जैसे आप विद्यार्थी हो, आप भी अश्रमिक ही हो वैसे तो। अगला प्रश्न है स्त्रियों की निम्न सहभागिता के प्रमुख कारण बताइए। एक तो संयुक्त परिवार का दायित्व और समय की कमी, स्त्री शिक्षा है वो बहुत कम होती है, बारंबार शिशु जन्म, बढ़ती जनसंख्या के कारण सीमित अवसर मिलना, और घर से बाहर महिलाएं नहीं निकलती है, इसलिए उनके पुराने जो रूढ़िवादी विचार है उसके कारण से समस्याएं आ जाती है। अगला प्रश्न है भारत के उत्तरी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या पर कृषि पर दबाव ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ग्रामीण जनसंख्या आज भी 80% उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत अधिक है। कृषि योग्य जहाँ उपजाऊ भूमि है और पर्याप्त जलापूर्ति है तो वहीं कृषि हो सकती है। कृषि पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है और कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार वो कम मिल रहे हैं, इस कारण से कृषि पर बहुत अधिक दबाव है।